नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बारी फिर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में। और आज है सर अपना लेक्चर नंबर 2। तो देखें जी, मैं दिनेश शर्मा और सर जी आप देख रहे हैं गुरुकुल ऑफ साइंसेज। तो हम लोग जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके से मैथमेटिक्स ऑप्शनल के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सर लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखें जरा, उसमें हमने बात करी थी कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या जो है वो बेसिक बातें होती हैं। आज उससे आगे हम जो है वो अपनी गुफ्तगू बढ़ाएंगे और देखेंगे थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब ग्राफिकली किसी कर्व की शक्ल में बनाते हैं तो उसे क्या जॉर्डन कर्व कहते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की सर कॉन्टिन्यूटी कैसे जज करते हैं, उस पर किस तरह के क्वेश्चंस हमें जो है वो लगाने चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये सेशन। आप बने रहें मेरे साथ एंड तक और देखें, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ ही जाएंगे। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 जो आज का है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल की। हालांकि मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल सर मालूम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में। अब ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, ये ना बेसिक बेसिक बातें ही हैं अपनी, पर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे ना जिसकी मैं बात कर रहा था सर जी, वो अपना कॉची रेजिड्यू थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, वहाँ पे ये बड़ा काम आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन ऑफ सर्कल रहता है z माइनस जेड नॉट का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो z नॉट है ये बेसिकली बता रहा है उस्ताद जी सर्कल का सेंटर, और ये क्या बता रहा है अपने को, रेडियस। एक एग्जांपल देख लें इसके ऊपर तो थोड़ा सा क्लियर हो ही जाएगा अपने को, नहीं? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आप देखें, मान लें सर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है z माइनस वन इज इक्वल्स टू 2। तो इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? हम कहेंगे कि भैया हमारे पास जो है ये एक सर्कल है और सर्कल का जो रेडियस है वो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, दैट इज यूनिट 2 यूनिट्स का इसका रेडियस है। और आप ना एक बात समझना, यहाँ पे देखें आप सिर्फ 1 लिखा हुआ है, z माइनस वन, कोई इमेजिनरी पार्ट तो नहीं लिखा हुआ ना साथ में। तो हम कहेंगे कि इसका जो सेंटर है भैया वो है 1,0, यानी रियल एक्सिस पे 1 यूनिट चले जाओ और इमेजिनरी पे कितना जाना है, बोलो ना, 0 यूनिट जाना है सर जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल को पहचानेंगे। सर जी बहुत काम की चीज है ये। इसके बाद अपने पास क्या है, कर्व है आर्गन प्लेन के अंदर। तो लिखिएगा थोड़ा सा, मेरे को अच्छा लगेगा, आपके नोट्स भी जो है वो बनते जाएंगे प्रॉपर और आगे फिर सर जी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। कहता है अ कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। बाकी आप लोग क्या है नोट्स साथ के साथ बनाते चलें, बट फिर भी आपका जी नहीं मानता है और आप चाह रहे हैं कि नोट्स का पीडीएफ मिल ही जाए हमें, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे सर लिंक गिवन है, कुछ कुछ व्हाट्सएप के, कुछ कुछ टेलीग्राम के, जाके उन्हें ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पे आपको जो है असला बारूद सारा मिल ही जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। कहता है हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था, लेट से कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है अपने पास zt, जो कि कुछ इस शक्ल में है, दैट x, अगेन x जो है अपने पास एक फंक्शन है t का, t कोई पैरामीटर रहा होगा, आयोटा साथ में y है इमेजिनरी पार्ट भी सर जी अपने आप में एक फंक्शन है t पैरामीटर का। आगे वो बताएगा भी हमें, कहता है वेयर x t एंड y t आर रियल वैल्यूड continuous functions of real variable t, देखो बता दिया ना उसने कि अगेन ये अपने आप में फंक्शन है और ये किसके फंक्शन है भैया, एक रियल वेरिएबल t के। कहते हैं तो हमें ही मालूम चल रहा था भाई इसमें इसने क्या बात बताई। अच्छा कोई बात नहीं, कहता है जो ये है, आगे देखें क्या कहा, डिफाइंड इन
defined in the range, बाकी देखिए उस्ताद जी हमारे जो है वो 2023 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और भैया व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, दोनों ही सुविधा अवेलेबल है। तो देखें सर इसकी तारीफ जो है वो क्या आई, इस कॉन्टिन्यूअस आर्क और अ कर्व। तो इसको छाप लो, मैं अभी आपको समझाता हूं फिर सारी की सारी रामायण। हेयर z अल्फा इज इक्वल्स टू इनिशियल पॉइंट और z बीटा इज इक्वल्स टू टर्मिनल पॉइंट आगे क्या कहा उसने, क्लोज्ड कर्व की देखें सर तारीफ फिर। क्लोज्ड कर्व व्हेन z अल्फा इज इक्वल्स टू z बीटा। तो पहले ना हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ये जो भाई साहब हैं ये क्या समझाना हमें चाह रहे हैं, इसके बाद सर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो देखें जी क्या कहता है कि हमारे पास वही एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था। फंक्शन सर जी इस शक्ल में अपने को गिवन ही है। यहाँ पे हम ऐसा जान ही रहे हैं कि x और y अपने आप में एक फंक्शन है सर जी, किस वेरिएबल के, आप कहेंगे जी वेरिएबल t के, बढ़िया। और ये जो डिफाइंड है अपने फंक्शन, ये सर t का ये कंडीशन है अल्फा से लेके बीटा तक। अगर ऐसा है x और y अपने आप में कॉन्टिन्यूअस हैं तो आप ये कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस आर्क को या फिर किसको, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व को। वेरी गुड। आप देखें यहाँ पे अगर आप अल्फा पे वैल्यू निकालते हैं सर z का, उसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे नहीं कि भैया आप देखें शुरू यहीं से तो शुरू हो रहा है, मामला नहीं हो रहा है क्या। और आप देखें बीटा पे जब निकालेंगे तो बीटा तो भैया लास्ट वाला पॉइंट था, तो लास्ट वाला पॉइंट है इसका मतलब क्या, टर्मिनल पॉइंट है। अच्छा किसी कर्व को हम लोग क्लोज कर्व कब कहेंगे, क्लोज कर्व तब कहेंगे जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या ही कर जाए, अपने कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करेगा तो हम कहेंगे कि भैया वो हमारा जो कर्व है वो क्लोज है। नहीं क्या, आप खुद इमेजिन कर लें, आपने भैया ये कर्व बनाया तो इसका ये देखो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या कोइंसाइड नहीं करेगा, आप करेगा ही ना उस्ताद जी। तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद कुछ और बातें हैं हमारे पास, लाइक कि हमारे पास उस्ताद जी मल्टीपल पॉइंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल पॉइंट। तो आओ पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, फिर इसका भी जो है हम लोग विश्लेषण करेंगे ही कि मल्टीपल पॉइंट क्या होता है और किस तरीके से जो है वो देखने को मिलता है। कहता है अ पॉइंट z1, अ पॉइंट z1 is a multiple point, is a multiple point, very good, multiple point ऑफ कर्व, इसको हटा देता हूं मैं तो समझ गए ना, ऑफ कर्व z of t is z1 is a multiple point of curve zt if, ऐसे लिखते हैं if zt is satisfied by more than one value of t, by more than one value of t, इसको z1 लिखिएगा, more than one value of t in the given range। मैं समझाता हूँ उस्ताद जी इसका मतलब क्या है, in the given range।
देखो हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग ना किसी पॉइंट को मल्टीपल पॉइंट जो है वो क्लेम कर रहे थे कि हमारा लेट से हम कह रहे हैं कि Z1 जो है ना अपना भैया वो मल्टीपल पॉइंट है। तो अब मल्टीपल पॉइंट बोले तो उसका मतलब क्या, सवाल तो यही है। तो उसका मतलब ये है कि मान लो भैया हमारा जो कॉम्प्लेक्स कर्व गिवन था, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो गिवन था उसका मैंने ऐसा मान लिया कि लेट से t इज इक्वल्स टू 5 पे मेरा t का वैल्यू आ गया लेट से 10। सर जी हाइपोथेटिकल है, समझने के लिए मान लेते हैं ना, मानने में क्या ही जा रहा है, एक बात बताओ। तो हमने लिया कि t 5 पे हमारा z आ रहा था भैया 10। फिर हम क्या किए, हम लोग इंसान हैं, चैन से तो बैठते नहीं हैं, t को बदल बदल के वैल्यू पुट करेंगे, नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना, खुजली तो रहती है इंसानों के अंदर। तो हमने फिर क्या किया, हमने t को रखा लेट से 8 और हम ये पाए कि भैया zt का वैल्यू अभी भी 10 ही है। फिर हमने कहा चलो एक दो और मजे ले लेते हैं, हमने t का वैल्यू लेट से लिया उस्ताद जी 9 और लेट से zt का वैल्यू फिर ही 10 आया। और आप देखें फिर हमने सोचा चलो एक दो वैल्यू और ले लेते हैं, फिर हमने लिया लेट से t 4 तो zt आ गया लेट से 8। ठीक है जी, इस बार ही बदल गया। सर जी हर बार सेम नहीं आएगा ना, बदलने वाला केस भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप ये देखना zt का वैल्यू जो 10 आ रहा है, क्या उस्ताद जी वो एक से ज़्यादा t वैल्यूज़ के लिए आ रहा है। आप कहेंगे कि भैया जब t 5 था तब भी z कितना ही था अपना, 10 ही था। फिर देखे t को 8 करा तब भी z 10 ही है, फिर t को 9 किया भैया तब भी z 10 ही है। इसका मतलब z का वैल्यू 10 बहुत सारी t की वैल्यूज़ के लिए आ रहा है। इट मीन्स आपका जो 10 है ना 10, ये सर इस कर्व का एक मल्टीपल पॉइंट कहलाएगा। बात आई समझ में? मल्टीपल पॉइंट बोले तो क्या कि अगर बहुत सारी t की वैल्यूज़ के लिए आपका z सेम आ जाए तो आप कहेंगे कि वो वाला z जो है वो मल्टीपल पॉइंट है। वेरी गुड। इसके बाद सर जी कुछ और बातें हैं, देखिएगा। कहता है अ कर्व इज गिवन, a curve is given by zt is equals to xt plus iota yt, very good, where t belongs to वही अल्फा से लेके बीटा हर बार की तरह, is called a Jordan arc or a simple curve, is called जॉर्डन आर्क। सर जी सुने हो नाम आप जॉर्डन का, जॉर्डन आर्क और सिंपल कर्व। जॉर्डन आर्क तो नहीं सुने होगे खैर, बट आप जॉर्डन शूज जरूर सुने होगे सर जी, और अ सिंपल कर्व, अरे अपने माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल, अब तो समझ गए होगे। तो देखें जी हमारे पास जो ये कर्व रहता है, कौन सा कर्व भैया, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड जो फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉर्डन कर्व, है ना, प्यार से जॉर्डन कर्व, या फिर क्या बोलते हैं सिंपल कर्व। तो हम लोग समझ ही गए, सिंपल तो है ही भैया, ये इस तरीके का बना रहे हैं जो आर्क, इसको आर्क को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जॉर्डन आर्क या फिर सिंपल कर्व। वेरी गुड। तो आप एक काम करो उस्ताद जी, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो हम लोग लिमिट को डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, एंड देन उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, अब मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ देखें कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ ही रही होंगी। अब भैया कितनी आ रही हैं कितनी नहीं आ रही हैं, देखिए मालिक आप हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर मुझे। तो इसके बाद हम लिमिट जो है उसकी बात कर लेते हैं। सर डेफिनेशन बहुत खतरनाक है लिमिट और कंटिन्यूटी का, तो दोनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। आज का जो हमारा प्राइम टॉपिक है वो यही तो है कि लिमिट कैसे निकालेंगे और कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक भैया हम लिमिट और ये कॉन्टिन्यूटी नहीं समझेंगे तब तक डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगा, और ससुरा जब तक डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगा तो एनालिटिक क्या खाक समझ आएगा हमें, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा डिफरेंशिएबिलिटी से है। तो मामला सर जी पेचीदा हो गया।
अब पेचीदा हो गया तो क्या किया जाए, चीज़ों को समझा जाए। तो चलो भैया शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। सबसे पहले लिमिट समझते हैं कि लिमिट जो है वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। लिमिट ही समझ लेते हैं भैया, कॉन्टिन्यूटी फिर समझ लेंगे। लिमिट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो लिमिट है ना, मैं थोड़ा सा आपको पहले वैसे ही ब्रीफ कर दूं, हालांकि समझ तो हम लोग लेंगे ही। आप में से मुझे बताना कमेंट के अंदर कि कौन कौन लोग 2 वेरिएबल वाला कैलकुलस पढ़े हो, क्योंकि जो लोग भैया 2 वेरिएबल वाला कैलकुलस पढ़े हैं ना, उन्हें इसमें कोई तनाव नहीं आएगा, वो फेमिलियर होंगे इस मेथड से। लेकिन जो सर जी 2 वेरिएबल वाला कैलकुलस नहीं पढ़े हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा सा जो है ये अटपटा लगे मेथड, बट सर हजम करने की कोशिश करिएगा। कोशिश मैं भी पूरी करूंगा आपको समझाने की, और आप भी पूरी करिएगा ना, तो मामला एकदम सेट बैठ जाएगा। देखो कहता है लेट एफ जेड बी एनी फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन है भैया एफ जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। अब मामला सब कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो समझना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है, ऐसा नहीं है भैया, आसान हो जाता है बिल्कुल। वेरिएबल जेड बिल्कुल ललन टॉपिक है आपका ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अगर आप समझो तो इसको ध्यान से। डिफाइंड इन अ बाउंडेड, अब सर ये मत पूछना मेरे से ये बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड हम लोग बहुत कर चुके हैं रियल के अंदर, नहीं तो आप लोग वहाँ इसको देखिएगा। बाउंडेड बहुत किया था मैं वहाँ पे। बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन डी, क्लोज्ड डोमेन डी, आगे देखें जी क्या कहता है, देन L is said to be limit of fz as z as, ओहो z ज़्यादा ही लहर गया, इस तरीके से बढ़िया बनता है ना, as z approaches a, सर ए ये कोई पॉइंट है जिसपे हम लोग लिमिट निकालना चाह रहे थे। along any path in D, along any path in D if for any arbitrarily, if for any arbitrarily chosen पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, एक तो भाई साहब हमें इस एप्सिलॉन ने खा लिया, नहीं पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हावेवर स्मॉल बट नॉट जीरो, बहुत छोटा लेना है भैया बट जीरो नहीं लेना है, जीरो लोगे तो फिर पाप लगेगा। हावेवर स्मॉल बट नॉट जीरो, there exist a corresponding, अब एक और आ जाएगा महाराज, डेल्टा है ना, जब जब एप्सिलॉन आता है तब तब डेल्टा जरूर आता है। corresponding number delta which is greater than 0 such that mod of fz, ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है, देखो जैसे हम लोग रियल में डिफाइन करते हैं लिमिट को, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z for which 0 z minus a is less than delta, we write, हम तो पता नहीं भाई साहब क्या क्या लिखते हैं, we write limit z tends to a f of z is nothing but L। तो ये इतनी लंबी चौड़ी रामायण जो लिखी है बोर्ड पे,
तो इसको थोड़ा सा समझ ले भैया, क्या कहते हो? चलो अब आप लोग कह ही रहे हो तो इसको समझ ही लेते हैं थोड़ा सा, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी लगा ही लेते हैं 2-4। कहता है कि लिमिट जो है, समझिएगा सर, ये तो शुरू की 1.5 लाइन तो वही टाइम पास है अपनी जो होती है हर बार। कहता है L जो है इज सेट टू बी लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेज ए अलॉन्ग एनी पाथ इन डी। ध्यान फरमाइएगा सर शब्दों पे जरा, Z अप्रोचेज ए अलॉन्ग एनी पाथ इन D। यही बस काम की चीज है हमारे, बाकी तो वही जो रियल में जैसे डिफाइन नहीं करते थे हम लोग कि भैया एक एप्सिलॉन आएगा, फिर एप्सिलॉन आएगा तो एप्सिलॉन का जो चचा है डेल्टा, डेल्टा भी आएगा। और आप देखें Z मतलब आपका f ऑफ a पे जो वैल्यू है और जो L आ रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और इसी तरीके से Z माइनस a का जो गैप है भैया वो डेल्टा से छोटा रहना चाहिए। तो ये तो सब वही पुरानी बातें हैं। हमारे समझने का क्या है, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना भैया 2 होते हैं, x और y होते हैं ना सर जी, 2 रियल और इमेजिनरी भैया। तो आप किसी पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे थे, अब समझना इसको थोड़ा सा मैं ग्राफ से समझाता हूँ। इधर था अपना रियल एक्सिस, इधर था अपना इमेजिनरी एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं लिमिट निकाल रहा था लेट से इस पॉइंट पे, ये मेरा पॉइंट है लेट से Z0, मैं इस पॉइंट पे लिमिट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरा डेफिनेशन ये कहता है कि जब मैं इस Z0 को अप्रोच करूंगा, कैसे करना है अप्रोच? अलोंग एनी पाथ इन D। जो भी हमारा डोमेन रहेगा फंक्शन का उसमें से किसी भी पाथ के अलोंग कर सकते हैं, ऐसा सर जी डेफिनेशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूँ। तो हम इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, लेट से अलोंग y इज इक्वल्स टू 2x, तो कर तो सकते ही है ना अप्रोच। ऐसे ही हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेट से y इज इक्वल्स टू 3, हम लोग इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। आप देखें सर, आप इसको ऐसे घूम घूम के भी अप्रोच कर सकते हो, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, तो उसकी कोई लिमिट थोड़ी है कि किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात सादे की सारी ये है कि देखो आप ना इस Z0 को अप्रोच किसी भी रास्ते से करना, लेकिन आपका जो लिमिट है वो हर बार सेम आना चाहिए। अगर वो हर बार सेम आएगा then only we can say that limit Z0 exist at Z0 exist। समझ रहे हो भैया बात को? अगर आपने पाथ बदला, पाथ बदलते ही सर लिमिट का वैल्यू भी बदला, तो इसका मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन लिमिट एट Z0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये हुई ना एकदम मैथमेटिशियन वाली बात। तो ये बस आप लोग छाप लो, छपा रहेगा सर कॉपी में तो अच्छा लगेगा देखने में। मैं इस पे आपको देखो क्वेश्चन करवाता हूँ, और क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप लोग जो है एकदम समझ जाओगे बात को कि जो है वो किस तरीके से यहाँ पर गेम चल रहा है। तो कहता है जी आप इसकी ज़रा लिमिट निकालें, किस पे निकालनी है भैया? ओरिजिन पे निकालनी है। तो फंक्शन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है, अपने पास एफ जेड गिवन है, एफ जेड का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। ये है अपने पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बड़ा ही जटिल तरीके से गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये सर जी फंक्शन का बिहेवियर है जब z का वैल्यू 0 नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय फंक्शन व्हेन z इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। और ये सर जी हैप्पी बर्थडे हो जाता है जब z 0 होता है। तो इस क्वेश्चन से क्या है, मैं आपको सर दोनों चीज़ें सिखा दूंगा। दोनों कौन सी? एक तो ये कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं भैया, कॉन्टिन्यूटी भी तो चेक करना ही है ना। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी देख लेंगे और उसके बाद लिमिट्स हम समझ ही लिए। कॉन्टिन्यूटी पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन से, सर डेफिनेशन फिर लिखते ही रहेंगे, उसमें क्या है ऐसा। तो आओ गेम खेलना स्टार्ट करें। हमें इस पे चेक करना है फाइंड लिमिट एट z इज इक्वल्स टू 0। तो z 0 पे हमें जो है भैया वो लिमिट निकालना है। अब देखो z 0 पे लिमिट जब निकालेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, z अगर 0 को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब z 0 का मतलब क्या भैया? z अपना क्या होता है? वी नो दैट यहाँ z का मतलब क्या रहता है भैया बताओ ना?
ये रहता है x प्लस आयोटा y। तो अगर आपका z 0 को अप्रोच कर रहा है तो सर मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या कि मेरा x और y दोनों ही 0 को अप्रोच कर रहे होंगे, तभी तो भाई साहब z 0 को अप्रोच करेंगे। तो लिमिट z अप्रोचेस 0 एफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट, अब ये प्रॉब्लम बन गई आपकी प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। लिमिट x कोमा y टेंड्स टू 0 0 और 0 0 के सर बाजू में पूरा ये हीरो x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो पहले जो है भैया आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ऊपर से, है ना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा मेरे को, स्पेस नहीं है अभी। तो इसको देख लेते हैं अब किस तरीके से जो है इवेल्युएट करेंगे इस लिमिट को। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू सर z 0 पे 0 है ना, मेरे को याद है, आप लोगों को भी याद है, क्योंकि कंटिन्यूटी में उसका ज़रूरत हमको पड़ेगा। तो पहले तो इसका लिमिट निकालेंगे। अब देखो ये अपने पास आ गया एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हमें पाथ चूज करना होता है, मतलब कि मैं इस पॉइंट को किस पाथ के अलोंग जो है वो अप्रोच कर रहा हूँ। तो सबसे सेफेस्ट जो ऑप्शन है वो आप ये होता है टेक पाथ y इज इक्वल्स टू mx, ये सर सबसे सेफ पाथ है। आप देखो इससे क्या होगा कि अगर मैं पाथ लेता हूँ y इज इक्वल्स टू mx, m स्लोप होगा, ऑब्वियस ही बात है। और फाइनली इस लिमिट में अगर मेरा m बच जाए, m बचने का मतलब क्या भाई कि हमारा लिमिट सर स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, और स्लोप तो जैसे जैसे पाथ बदलेंगे बदलेगा ही, यानी लिमिट पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और पाथ पे डिपेंड करेगा इट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हुई ना बात। चलो जी, तो देखें जी, जब हम लेंगे पाथ y इज इक्वल्स टू mx, भैया मेरा x और y 0 0 का अप्रोच कर रहा है, मैं जहां जहां y है ना mx चिपकाऊंगा, और ऐसा चिपकाने से मेरा जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप देखें सर यहाँ x क्यूब है तो कोई मसला ही नहीं आएगा, माइनस में y क्यूब है तो यहाँ चिपकाएंगे भैया mx होल क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे क्या भैया x स्क्वायर प्लस में mx का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो करेंगे ना। यहाँ देखें जी आटा भाई साहब है आयोटा, तो x जहाँ है कोई मसला नहीं आएगा अपने को, तो x क्यूब एज इट इज। सर जी y की जगह पे क्या चिपकाओगे, mx क्यूब, वेरी गुड, जे हुई ना बात एकदम। सर जी नीचे भी चिपका दे देखो, तो x स्क्वायर प्लस में mx का होल स्क्वायर, यही तो बात। तो यहाँ पे जो है इसको इधर ही सिमटा देते ना, उधर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो x टेंड्स टू 0, ऊपर इन दोनों में देखें सर क्या कॉमन है, आप कहेंगे जी x क्यूब, ये बचेगा 1 माइनस m क्यूब, वेरी गुड। नीचे क्या कॉमन है भैया, x स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर आयोटा। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, ओहो क्या कह रहे हो सर जी, x क्यूब कॉमन है, वेरी गुड, 1 प्लस m क्यूब। सर नीचे क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है क्या, वेरी गुड। आप देखें सर किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, आप कहेंगे भैया हो तो रहा है, x स्क्वायर से ये और यहाँ से ये, तो फाइनली ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। सर x पूरे में ही कॉमन है, 1 माइनस m क्यूब 1 प्लस m स्क्वायर प्लस आयोटा 1 प्लस m क्यूब 1 प्लस m स्क्वायर, यही तो बात। अब आप देखें सर जैसे ही आप x 0 पुट करेंगे तो क्या हो रहा है भाई, हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या इसका, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो जब हैप्पी बर्थडे इसका हो ही गया तो मुझे एक बात बताओ ना उस्ताद जी, क्या इसका ये जो लिमिट है दैट इज x टेंड्स टू 0, क्या ये किसी पाथ पे डिपेंड कर रहा है, आप कहेंगे जी नहीं कर रहा है। क्यों भैया, m बचा ही नहीं, यहाँ पे m बचता तो बोलता ना मैं कि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप देखो ना m बचा ही नहीं है, ये तो हैप्पी बर्थडे हो गया है। इसका मतलब अवर लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। So whenever the limit is independent of the path, we say that the limit at that particular point exists। अरे बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल दी मैंने तो।
चलो फ्लो में, तो इसका मतलब लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ऐसा ही है ना सर मामला, हैंस इट एग्जिस्ट, हैंस इट, चलो जी ठीक है। अब ऐसे थोड़ी खराब राइटिंग आती है बट काम चल जाता है। तो क्योंकि लिमिट हमारी इंडिपेंडेंट थी पाथ से, इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत बढ़िया, इसको छापो भाई, वेरी गुड। अब देखो कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरा जो लिमिट है, अभी मैं यहां पे डेफिनेशन लिख भी दूंगा, इफ लिमिट z अप्रोचेज a, f of z इज इक्वल्स टू f of a, अगर ऐसा है तो हम ये कहते हैं कि भैया हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी है। तो आप मेरे को एक बात बताएं, जो इस फंक्शन की डेफिनेशन हमें गिवन थी, सर जी फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या गिवन था? 0 ही तो गिवन था। हमने देखा लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z कितना आया भैया अपना, ये भी 0 आया। फंक्शन का वैल्यू एट z0, वो भी 0 ही गिवन था। चूंकि ये दोनों इक्वल, हिंदी में सर जी चूंकि बोलते हैं ना, चूंकि, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एट z इज इक्वल्स टू 0 क्या है भैया, कॉन्टिन्यूअस हैगा। तो एक बार इसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं ताकि नोट्स हमारे जो हैं वो प्रॉपर बने रहे, बाद में हमें सर जी मसला ना हो। तो हेडिंग लिखिएगा कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद इस पे जो है हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर बिना क्वेश्चन स्वाद आता नहीं है ना। और आप देखें सर, अब जब हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपसे भी एक्सपेक्ट करता ही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, बस आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाता है और चीज़ें एकदम बढ़िया लग रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कर ही दिया करो लगे हाथ। वो कहते हैं भैया शुभ काम में देरी काहे की, नहीं? चलो जी बहुत बढ़िया। बाउंडेड डोमेन D is said to be continuous at A that belongs to D, at A which belongs to D, if and only if, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IFF, for any arbitrarily chosen positive number epsilon। अब आप कहोगे भैया हमें तो ये एप्सिलॉन खा गया chosen positive number epsilon, वेरी गुड। हावेवर स्मॉल बट नॉट ज़ीरो, अरे भैया मालूम हमें कि ये एप्सिलॉन भाई साहब जीरो नहीं होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हावेवर स्मॉल बट नॉट जीरो, देयर एग्जिस्ट a corresponding delta, which is also greater than 0 such that, मुद्दे की बात तो ये अब करता है ना, such that f of z minus f of a must be less than epsilon whenever z minus a is less than delta। सो आसान भाषा में हम कहें, वी कैन से, देखो अब हमारे काम की बात आई है, वी कैन से दैट एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस
at z is equals to a I double f, if and only if limit z tends to a, f of z is nothing but value of function at that particular point। तो इसमें जो है आप लोग इसको थोड़ा सा मैं डब्बे डुब्बे में डाल देता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा सा भैया देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या कहा हमारे उस्ताद जी ने कि आप देखें सर ये वही पुरानी कॉन्टिन्यूटी वाली डेफिनेशन जो रियल में पढ़ते हैं कि f ऑफ z माइनस एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, लेस देन एप्साइलन, और जहाँ पे सर z माइनस ए क्या होता है, लेस देन डेल्टा। आसान शब्दों में अगर लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ ही जाए तो भाई डंके की चोट पे बोल देना है, क्या बोल देना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि z इज इक्वल्स टू ए पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, चौड़े में बोलेंगे उसको, क्या कहते हो? तो आगे देखें। चलो भैया अब आप जिद कर ही रहे हो तो देख ही लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो और देखें, बिना क्वेश्चन देखे सर मज़ा आता नहीं है ना, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी का ही देख लेते हैं हम लोग तो ठीक रहेगा। मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। आओ भैया देख लेते हैं सवाल और फिर है सर जी सवालों के जवाब नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए देखो मैं ऐसे बोल दूं कि सबसे पहले तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या भैया हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा ना। देखो तो हमारे पास जो फंक्शन है मैं लिखता हूँ और सौभाग्य से फिर हम इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे। एफ जेड गिवन है हमें इस तरीके से that x cube 1 plus iota minus y cube 1 minus iota whole divided by x square plus y square whenever z is not is equals to 0 and function का value is 0 whenever z is equals to 0। बोला है भाई इसका चेक कर तो ज़रा कि क्या ये ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है। इसको चेक करना है, चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन, चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो भैया 0,0 पे चेक करना है। तो सबसे पहले तो लिमिट निकालेंगे इसका, क्या कहते हो? तो आओ ज़रा खेला खेलना स्टार्ट करें। तो हम लिखेंगे आंसर लिमिट z अप्रोचेस 0 f ऑफ z। इसको भैया हम कैसे लिखते हैं? देखें जी, z 0 को अप्रोच कब करेगा? जब हमारे x और y दोनों भाई साहब किसको अप्रोच करें? 0,0 को, f ऑफ z। सर जी f ऑफ z क्या गिवन है? ये पूरा है ना भयंकर सा। चलो आओ पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट x, y अप्रोच इज 0, 0, ये हो जाएगा x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा के डिवाइड में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा ही तो आएगा ना। अब सर जी पाथ लेना पड़ेगा हमें, किसी पाथ के अलोंग ही तो हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो मैंने बताया सर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? टेक पाथ। क्या बताया था भैया अभी थोड़ी देर पहले? y इज इक्वल्स टू mx। अच्छा, पाथ चूज करते टाइम ना ये कंडीशन होती है कि जो आपका पाथ है वो उस पॉइंट से पास करना चाहिए। ऐसा ना हो भाई साहब कोई अजीबोगरीबी पाथ ले लिए और पॉइंट से भी ना पास कर रहा हो। तो पॉइंट से पास नहीं करेगा तो भाई सपने में आएगा, उठा उठा के चौक स्लैम देगा। आयोटा बता रहा हूँ मैं, उस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू mx ओरिजिन से पास करता ही है, तो ये पाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो हमारा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ तो x है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ y है वहाँ mx हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा, इसको चलने दो ऐसे ही ससुरे को, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर एम एक्स का होल स्क्वायर, यही तो बात। आप देखें सर, अब थोड़ा सा उधम मचाना ही पड़ेगा। ये एक्स क्यूब है सर जी, यहाँ से एक्स क्यूब क्या कहते हो, कॉमन ले लें? चलो भैया, अब आप जिद कर रहे हो तो ले ही लेते हैं। तो एक्स क्यूब यहाँ बचा 1 प्लस आयोटा, यही तो बचा, माइनस में सर जी एम क्यूब 1 माइनस आयोटा, माइनस में एम क्यूब 1 माइनस आयोटा। नीचे आप देखें, नीचे सर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये बड़ा डब्बा। सर किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या? हो तो रहा है भैया, ये देखें जी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ले दे के मामला हमारे पास क्या बचा भैया, ले दे के मामला बचा दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 प्लस आयोटा माइनस में m क्यूब 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। सर जब लिमिट पुट कर ही दोगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका, हैप्पी बर्थडे आ रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आया 0। आप सबसे पहले तो ये देखें, क्या हमारा ये जो लिमिट आया है z टेंड्स टू 0, क्या ये पाथ डिपेंडेंट है? आप कहेंगे कि क्योंकि जो फाइनल आंसर है उसमें सर m का कहीं रोल ही नहीं है। आप देखें, इसमें कहीं m आ ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स ये जो है कैसा है, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट है तो भैया लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हेंस लिमिट, पर हमसे लिमिट थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है भाई कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ये बताओ आप, ये ज्ञान मत दो हमें। तो कोई बात नहीं सर, वो भी देखते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z एग्जिस्ट। अब क्योंकि आप ये देखें सर, लिमिट जो आ रहा है अपना दैट इज 0, क्या वही फंक्शन का वैल्यू है जब z का वैल्यू 0 है? आप कहोगे और क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो क्योंकि दोनों सेम हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या है, 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ये हुई ना बात, क्या ना, अभी मजा आएगा बेड़ू। लिखेंगे सिंस लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z is equals to f of 0, hence f of z is continuous at 0,0। बात आ गई सर समझ? अच्छा, आपके मन में ऐसे भी सवाल आ रहा होगा कि क्या ससुरी ये लिमिट हर बार ही एग्जिस्ट करती है? तो चलो एक सवाल और देख लेते हैं, इसी में ऐसा क्या है, सिर्फ लिमिट का ही देख लेते हैं हम लोग। let fz is given as x square 1 plus iota plus y square 2 minus iota x square plus y square। कब? जब z का वैल्यू 0 नहीं है, एंड लेट से 0 whenever z is 0। इस तरीके से हमें गिवन है फंक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और क्या कहते हैं भैया करेगा इस बारी? चलो चेक कर लेते हैं ना। डज लिमिट z टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट? तो आओ गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। इसको सर जी पहले आप ना स्क्रीनशॉट ही ले लो, मैं क्या है ऊपर का हटा देता हूँ, फिर वहाँ लिखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जो है एकदम बढ़िया बढ़िया दिखाई देगा। और देखें सर, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है और चीज़ें आपको समझ आ ही रही हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ भैया, एक लाइक कर ही दो, उसमें ऐसा क्या है। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किए हो तो अभी तक। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसको हटा देते हैं और ऊपर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या, चलो भाई साहब, आपका तो हो गया हैप्पी बर्थडे, आप निकलो यहाँ से, अभी दूसरे भाई साहब की बारी है।
तो हमें निकालना है लिमिट z टेंड्स टू 0। तो कैसे निकालेंगे भैया ताकि हम बन जाए हीरो? हम कहेंगे आंसर लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z is nothing but limit x comma y tends to 0 comma 0 f of z. f of z is given as this, so it means limit x comma y tends to 0 0 और आप सर ये फंक्शन चिपकाएं एक्स स्क्वायर 1 प्लस आयोटा प्लस में वाई स्क्वायर 2 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ऐसा ही तो करेंगे ना भैया। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है बोलो ना? सर जी पाथ लेते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ भी देखें जी, पाथ तो हम लेंगे, तो लिखेंगे टेक पाथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स, हमारा फेवरेट। अब क्योंकि ओरिजिन पे बोला है तो ओरिजिन से भैया एम एक्स भाई साहब जो है पास करते ही हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट होगा? अब अपना लिमिट x टेंड्स टू 0। सर x भैया तो x है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किन्हें हो रही है? y भैया को। तो 2 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। ऐसा ही होगा। आप देखें सर ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, क्या कहते हो जी? कॉमन निकाल लें? चलो जी, अब आप जिद कर ही रहे हो तो कॉमन निकाल ही लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सर एक्स स्क्वायर ऊपर से उड़ा लो, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा, यहाँ से क्या बचेगा भैया? एम स्क्वायर 2 माइनस आयोटा। वेरी गुड। नीचे सर जी एक्स स्क्वायर उड़ा लो, 1 प्लस एम स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब आप ये देखें सर जी, किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है? क्या कहते हो रहा है भाई? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। ओहो सर जी ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया भाई साहब। यहाँ तो x बचा ही नहीं, तो लिमिट किस में पुट करें? तो यानी इसका जो लिमिट है ये आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस एम स्क्वायर 2 माइनस आयोटा 1 प्लस एम स्क्वायर। आप मुझे बताएं सर कमेंट के अंदर, क्या ये लिमिट m पे डिपेंड करता है? आप देखें सर इसके अंदर ऊपर भाई साहब एम स्क्वायर चिपके हुए हैं, नीचे भी एम स्क्वायर चिपके हुए हैं। इट मीन्स लिमिट z टेंड्स टू 0 इन दिस केस इज पाथ डिपेंडेंट, क्योंकि m पे डिपेंड कर रहा है। और m जैसे जैसे हम लोग चेंज, मतलब पाथ जैसे जैसे हम लोग चेंज करते हैं वैसे अपना m भी चेंज होता है। तो लिखेंगे हेयर लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z is path dependent hence क्या लिखते हैं भैया? लिमिट एग्जिस्ट कि डज नॉट एग्जिस्ट? चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हेंस लिमिट z टेंड्स टू 0 f of z डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक काम करो भैया, इसका जो है आप निकाल लो क्या प्यारा प्यारा स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। तो देखें उस्ताद जी, आज फिर हम लोग क्या है इतना ही डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, यही आज का अपना प्राइम टॉपिक था, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इतना अगर समझ ही आ गया है आपको तो डिफरेंशिएबिलिटी सर जी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको बताऊं सर, रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वहीं से स्टार्ट है अपना यूपीएससी का। ये तो पहले के कॉन्सेप्ट हैं जो हम सीख रहे हैं ताकि अपनी आगे की यात्रा बड़ी सुगम जाए। तो देखें उस्ताद जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमें बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं हमारे सर जी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए। मेरी तरफ से देखें आज के लिए इतना ही था। सर जी मैं आपसे जल्द मिलता है किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।